कोटि कोटि शुक्राने गुरु जी। आपने सेवा बख्शी, सत्संग बख्शा, बहुत बहुत शुक्राने। ये सेवा भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है सत्संग करने की। और सत्संग की घड़ियां हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, चाहे वो सत्संग करना हो या सत्संग सुनाना हो। ये कृपा सिर्फ गुरु जी महाराज ही कर सकते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तभी आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। शुक्राने गुरु जी, सेवा बख्शन लई कोटि कोटि शुक्राने। मैं कोशिश यही रहती है जब भी लाइव हो या पर्सनल लेवल पे भी घर पे जब सत्संग होता है, एक ही मेरी हमेशा स्टेटमेंट रहती है। पिछले भी मुझे जब आंटी जी ने बोला था सत्संग शेयर करने के लिए, मैंने तब भी यही बात बोली थी, आज भी यही बोलूंगी, और आपको भी आगे सबको यही बोलना है कि मेक योर ओन डायरेक्ट कनेक्शन। आपके और आपके मालिक, आपके रब के बीच में कोई भी इमीडिएटर नहीं है, बीच में कोई भी नहीं है। हम गलती ये करते हैं कि हम जो बीच में जो हमें ज्वाइन कराता है या हमें गुरु जी के चरणों में लेकर जाता है, गुरु जी किसी ना किसी को चूज करते हैं आपको मंदिर तक ले जाने में या आपको जोड़ने में। गुरु जी ही चूज करते हैं, तभी वो आप कर सकते हो, नहीं तो वो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम रब को छोड़ के इंसान को बड़ा कर देते हैं। मान सम्मान प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और करना भी चाहिए। गुरु जी कहते हैं पहले इंसान बनो। तो मान सम्मान प्यार आपको अपने संगत को करना है, लेकिन रब से बड़ा कोई नहीं। गुरु जी कहते हैं कि ओए ओ बड़ा ते मैनू छड़ दो। नहीं, आपका रब सबसे बड़ा, उसके आगे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और आजकल हाँ, रब हमारा गलत नहीं होता, चाहे वो गुरु जी हो या आप जिसको भी जो भी कोई मानता हो, भगवान गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं, हम मैले होते हैं। तो अपने अंदर हमें झांकना चाहिए। हम मिस्टेक्स करते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, वो तो बेचारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, वो उसके बाद भी आपको और हमको बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। तो शुक्राने गुरु जी। ये मेरा अभी 21 ऑफ अप्रैल का ही सत्संग है। मुझे अच्छे से याद है 12 बजे बजने ही वाले थे, मेरे पापा अभी लंच कर रहे थे। ब्रेकफास्ट कम लंच थोड़ा लेट ही होता है, तो बस खाना खत्म ही किया था, तो अचानक से मेरे रूम में आए, मुझे कहते हैं बेटा मेरे ना हाथ नहीं चल रहा, और थोड़ा आवाज भी बदल गई थी उनकी। मुझे एकदम देख के तो लगा कि उनको लकवा मार गया है, पैरालिटिक अटैक हुआ है। तो गुरुजी ने इतनी सोजी डाली, पहले तो इस बात के शुक्राने कि गुरुजी ने सोजी डाली कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है या ढीला पड़ रहा है या कुछ भी इस तरीके का महसूस हो, तो एक डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन इमीडिएटली खा लेनी चाहिए। इससे आपके शरीर का जो खून पतला हो जाता है और उसका फ्लो बढ़ जाता है। तो जो क्लॉट वगैरह आपके जमे होते हैं वो थोड़े बहुत लाइट हो जाते हैं या मिट भी जाते हैं, डिपेंड्स। और हमें उतना टाइम मिल जाता है कि हम उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो उस सोझी के लिए भी बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी, और इस बात के भी शुक्राने कि मेरे घर में इकोस्प्रिन पड़ी थी। मैंने इमिजिएटली पापा को वो इकोस्प्रिन दी और मैं उनको हॉस्पिटल ले गई। पहले अपने पास में ही किसी नियर बाय क्लिनिक पे ले गई कि एक बार दिखाती हूँ कि क्या है, शायद कोई इंजेक्शन लगा दे तो ठीक हो जाए। उसने नर्स ने सिर्फ बीपी चेक किया और हार्ट रेट चेक किया, तो उसने बोला अपना हॉस्पिटल ले जाओ। मैं सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस क्लिनिक में रुकी हूँ, और मैं इमीडिएटली मैंने इनको गाड़ी में बिठाया और मैं वापस इनको हॉस्पिटल ले गई। और गाड़ी चलाते हुए, जबकि मेरा ज़्यादातर झुकाव मैक्स हॉस्पिटल की तरफ रहता है, क्योंकि मेरी मदर का ट्रीटमेंट वहीं से बहुत सालों तक चलता रहा, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी हो जाता है, और कुछ वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे से जानने लगे थे। पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया ही नहीं मैक्स हॉस्पिटल। सिर्फ इतना बोला, मेरे मन में इतना थॉट था कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। अब वो क्यों लेट हो जाऊंगी वो गुरुजी जाने कि मेरे दिमाग में ये लेट होने का दिमाग में थॉट कैसे आया। मैंने कहा मैं इधर परमानेंट हॉस्पिटल है, मैं वहां ले जाती हूँ।
और वो हॉस्पिटल मिशनरी हॉस्पिटल है, मतलब मिक्स है, गवर्नमेंट का ज़्यादा है, मतलब उस पे बना हुआ है, जो आप दान वगैरह करते हो उस पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है। तो वो मेरे को नियर पड़ता है मेरे घर से, मुश्किल से वैसे तो 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन ट्रैफिक ना मिले तो 15 मिनट मिल जाए तो सबको ही पता है दिल्ली के ट्रैफिक का हाल क्या है। मैंने बस गाड़ी चलाई और पूरे रास्ते मैंने एक पापा को बात बोली, मैं कहा पापा गुरु जी का मंत्र जाप करते जाओ। एक हाथ से मैं ड्राइव कर रही हूँ और एक हाथ से मैं उनको हाथ पे बार बार चिमटी मार रही हूँ कि उनकी सेंसेस काम कर रही हैं कि नहीं, कि बिल्कुल ही सुन तो नहीं हो गया हाथ। मुंह भी उनका राइट साइड से टेढ़ा हो चुका था तब तक। गाड़ी में बैठी मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त डिस्टर्ब, किसी के भी घर में कुछ होगा ऐसे तो माइंड एक सेकंड के लिए आपका डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो वही गुरुजी ने इतनी समझदारी, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बख्शी कि मैंने अपने दिमाग को बोला, मैंने कहा नहीं, अभी ये टाइम घबराने या डरने का नहीं है। मुझे हॉस्पिटल का रास्ता याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही मम्मी को खोया, तो वो डर, वो सब बातें दिमाग में गाड़ी चलाते चलाते भी चल रही थी कि अब क्या, अगर पापा को कुछ हो गया, लकवा मार गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम तो जो है सो हैं, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है वो बहुत दुखी होता है। सेवा करने वाला इतना दुखी नहीं होता होगा जितना जो बिस्तर पे पड़ जाता है, वो इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से परेशान होता है। तो बहुत सारी बातें गाड़ी चलाते चलाते मेरे को आ रही थी दिमाग में और रास्ता याद नहीं आ रहा था। अपने आप को समझाया, फिर एकदम रास्ता दिखने से लग गया कि मेरा हाँ ये रास्ता है, मुझे यहाँ से जाना है। और इतनी कृपा रही कि 12 बजे के टाइम पे भी मैं 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई। मुझे रेड लाइट भी कोई नहीं मिली, कुछ भी नहीं, ट्रैफिक भी नहीं मिला। एक ही रेड लाइट थी, वो मैंने स्किप कर ली। मैं तो देखी जाएगी, चलान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखी जाएगी, जो भी होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए चलान इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट इस वक्त पापा की लाइफ को सेव करना था। मैं बस यूं ही चली, फटाफट पहुंच गई 20 मिनट में। और वहां जाके मैंने जब गाड़ी लगाई तो मेरी गार्ड से भी थोड़ी सी बहस हो गई, जबकि मैं करना नहीं चाहती थी। गुरुजी के बच्चे होने के बाद भी मैंने वो गलती की। उसने मुझे बोला आप गाड़ी हटाओ। मैंने कहा भैया मेरे को जाने दो, इनको इमरजेंसी में लेके जाना है। कह रहा आप तो ले जाओगे इमरजेंसी में, यहाँ ट्रैफिक रुक जाएगा तो क्या करोगे। मैं कहा भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है या किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोला और मैं चाबी उसके हाथ में पकड़ा के चली गई। मैंने कहा जब मैं इनको एडमिट कराऊंगी मैं तभी गाड़ी हटाऊंगी, चाबी आपको देके जा रही हूँ, आपको परेशानी है आप हटा लेना। उसने बोला नहीं जी आप हटा के जाओ। मैं कहा कोई बात नहीं जी, अब चाबी मुझे दे दो। और मैं चली गई। और जिस चीज का रिग्रेट मुझे आज भी बड़ा होता है कि मैंने उनको ऐसे बोला, क्योंकि आप जो करते हो, आप होते हो, आपको पाना पड़ता है। ये वाला भी मुझे शायद पाना पड़ेगा कि मैंने उनको ऐसे बोला, लेकिन मेरे सरकमस्टांसेस मेरे हाथ में नहीं थे। मेरे पास बोलने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि वो भैया बहुत ज्यादा उसमें थे कि अब गाड़ी हटा के ही जाओ। मैंने आके जब मैं गाड़ी हट मैं 10 मिनट में बाहर आ गई। मैंने फटाफट डॉक्टर को सारी डिटेल्स इन शॉर्ट बताई, सब कुछ समझाया डॉक्टर साहब को। और मेरे लिए हॉस्पिटल में सब चीजें ऐसी थी कि जैसे गुरुजी ने सारे इंतजाम खुद करके मेरे लिए रखे हुए रेडी। हर चीज मेरे लिए परफेक्ट रेडी थी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने सारा पूछा, मैंने उनको बताया मैंने क्या फर्स्ट एड दिया, सब कुछ किया मैं, जो जो मुझे पता था। उन्होंने बोला आप ना सबसे पहले मैडम मेडिक्लेम करा के आओ। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं मेडिक्लेम कराने गई और मैंने घर से पैसे नहीं उठाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपनी कबर्ड खोलूं, पैसे निकालूं, कपड़े बदलूं, कुछ करूं। मैं नाइट सूट में थी, चप्पल में थी, मैंने सिर्फ गाड़ी की चाबी और मास्क उठाया, और मास्क भी नहीं उठाया, मैंने गाड़ी की चाबी उठाया और मैं ऐसे ही आ गई। मास्क भी मैंने किसी से लेके हॉस्पिटल से फिर मैंने उसको पहना। और उन्होंने कहा फटाफट मेडिक्लेम कराओ। मैं मेडिक्लेम कराने, एडमिशन कराने, दोनों काम इकट्ठे उन्होंने मुझे दे दिए कराने के लिए कि आप मेडिक्लेम भी कराओ और एडमिशन भी कराओ। क्योंकि जो एक इंजेक्शन पापा को लगना था वो 40,000 का इंजेक्शन था। तो डॉक्टर साहब ने सीधा मुझे बोला कि आप मैडम पहले मेडिक्लेम करा लो, नहीं तो आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, 40,000 का इंजेक्शन। तो मैं दोनों काम इकट्ठे करा रही हूँ और मैंने अपना पर्स देखा, मेरे पर्स में सिर्फ 70 रुपए थे। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा घर पे पैसे पड़े हैं और सब कुछ है, मेरे पर्स में सिर्फ 70 रुपए। मैंने पर्स भी शायद इसलिए उठा लिया था कि उसमें लाइसेंस और मेरा क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड भी मेरा नया बनकर आया था, पुराना मेरा एक्सपायरी हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसमें पिन नहीं डाल पाई, तो मैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकती थी। उसने बोला आप 13,000 रुपये जमा कर दो। अब मैं उसकी शक्ल देखूँ कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। मैंने कहा भैया मैं कैश नहीं उठा के लाई, और कह रहा कार्ड से दे दो। मैंने कहा मेरा कार्ड में पिन नहीं है, मैं वहाँ से भी कैश नहीं निकाल सकती। मैंने कहा अपना मेरे से यूपीआई ले लो, मैं आपको बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ फ़ोन से। तो उसने बोला नहीं मैडम फ़ोन से तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैंने कहा सर प्लीज़ ले लीजिए, मेरे फादर को अभी ये इंजेक्शन की बहुत नीड है। तो उस वो मान गया। बस मैं जाने ही लगी थी वो कराने के लिए, पेमेंट इतनी देर में मेरी सिस्टर आ गई, और सिस्टर ने पेमेंट कर दी और उसने वहाँ का सारा संभाल लिया। और गुरुजी की इतनी कृपा रही, वो इंजेक्शन 90 मिनट में लग जाना चाहिए। अगर वो 90 मिनट में इंजेक्शन लग जाता है तो जो लकवा मारा है वो चांसेस 60% ये होते हैं कि वो ठीक हो जाता है। और जितना लेट उसका टाइम होता जाएगा, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उतना ही कम होता जाएगा। तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा इस बात की मेरे पे कृपा रखी कि ये चीज़ मैं उस वक़्त कर पाई। खैर बहुत टाइमली एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, और सीटी स्कैन के लिए भी सब कुछ पैसा चाहिए था, पर गुरुजी ने बिना पैसे के ही और मेरी सिस्टर को भेज के सारे काम करा दिए। तो शुक्राने गुरुजी, आपके बहुत-बहुत शुक्राने। और उनको पूरे 90 मिनट से पहले इंजेक्शन लग गया, जबकि सबको पता है हॉस्पिटल्स में क्या कंडीशन होती है। आप मारा मारी कर लो, भागम भाग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब होना होता है वो अपने हिसाब से ही सारा कुछ करते हैं। लेकिन मेरे 10 मिनट में मेरा एडमिशन हो गया, 15 से 20 मिनट में उनको इंजेक्शन लग गया, और उस 90 मिनट में उनको आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया गया। और जब मैं डॉक्टर साहब से मिली तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब उन्होंने मेरे से साइन कराए थे इंजेक्शन के लिए, तो उसके भी उन्होंने मुझे बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताए कि इसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर को सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा मेरे पास साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना? कहते नहीं। मैं कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने सिर्फ साइन कर दिए। वो रिस्क तो लेना ही था, या मैं उनको हमेशा के लिए खो देती वैसे या वैसे, करना ही था। तो मैंने फाइनली साइन कर ही दिए, और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि साइन करने के इंजेक्शन लगने के कुछ घंटों में ही उनके अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग गया। मेरे फादर आईसीयू में लेटे थे और वो रो रहे थे, क्योंकि डर कि हैंडीकैप्ट हो जाऊंगा, लकवा मार जाएगा जिंदगी भर के लिए, जितनी भी लाइफ उनकी गुरुजी ने बख्शी है। वो रो रहे थे। मैं कहा नहीं पापा, पॉजिटिव रहो, मंत्र जाप करो, उस मालिक ने बचाया, आगे भी वही देखेगा। लेकिन जब वो इंजेक्शन का रिजल्ट आने लग गया तो वो पॉजिटिव हो गए, बहुत वो अच्छा फील करने लग गए। और उसके बाद मेरे को, क्योंकि मिशनरी हॉस्पिटल में थे, तो मेरी बहन को भी और मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमने गुड़गांव के अच्छे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब को दिखाया, और उनका पहला रिस्पॉन्स ये था कि ये इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा कैसे दिया। उनके वर्डिंग्स थे कि ये इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लगाया कैसे। और दूसरा उनका सेंटेंस था कि ये इंजेक्शन उस मिशनरी हॉस्पिटल में मिला कैसे, क्योंकि ये बहुत रेयर, बहुत लोग कम हॉस्पिटल्स में मिलता है, स्पेशली प्राइवेट में तो तब भी मिल जाता है, जैसे आप मैक्सी फोर्टीज या किसी और हॉस्पिटल के बड़े हॉस्पिटल्स की बात करो, वहां तो मिल जाता है। बट एक मिशनरी हॉस्पिटल में 40,000 का इंजेक्शन मिलना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग था। मैंने गुरुजी को शुक्राने किए। मैंने कहा गुरुजी, इनको नहीं पता कि ये अरेंजमेंट कैसे हुआ, ये सिर्फ मुझे पता है ये अरेंजमेंट कैसे हुआ, और वो अरेंजमेंट किया गुरुजी साहिब ने, और कोई वो अरेंजमेंट कर ही नहीं सकता था, और किसी में वो ताकत ही नहीं है करने की। तो शुक्राने गुरुजी, अंग संग रहे आप मेरे, इतना मेरे सहाय रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राने। उस दिन एडमिशन के बाद आईसीयू के बाहर मैं खड़ी थी। मेरी फ्रेंड पापा से मिलने के लिए आई, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पापा से मिलने आई। आते ही उसने मेरे को सिर्फ एक बात बोली कि पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने गुरुजी से मन में एक बार भी अरदास नहीं की, ना मन में ना जुबान से, कि गुरुजी पापा को ठीक कर दो। भाव जरूर था कि ठीक हो जाए, लेकिन मांगा नहीं कि उनको ठीक कर दो या ये कर दो। आई डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। तो गुरुजी जो आपका हुक्म, वो मेरे को सर माथे, आपने अगर ये देना है वो भी सर माथे, अगर ठीक करना है तो वो भी सर माथे, जो आपका हुक्म, मैं उसकी रजा में राजी हूँ।
मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बस उसे इतना ही बोला कि पापा ठीक हो जाएँगे, गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का मैसेज है कि ठीक हो जाएँगे। मैं कहा गुरुजी का मैसेज है? मैं उसकी शक्ल देखने लग गई और उसने बोला जब मैं घर से निकल रहे थे तो रास्ते में एक दीवार पे ब्लैक कलर के स्प्रे से लिखा हुआ था। पहले टाइम में बहुत होता था, अगर आप संगत को याद हो, ब्लैक स्प्रे से लोग बड़े-बड़े अ, कुछ-कुछ वॉल्स पे लिख देते थे, पेंटिंग्स हुआ करती थी। वैसे ही ब्लैक कलर के उससे सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हुए थे दीवार पे, ब्रिंग बैक। और उसके ऊपर से फिर एक येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकल के गई। और हम सबको ही पता है बटरफ्लाई, पीकॉक या लाइट का फ्लिकर करना, इट्स जस्ट इंडिकेशन ऑफ गुरु जी महाराज दैट इज देयर। और जैसे ही उसने मुझे ये स्टेटमेंट बोली कि गुरु जी का मैसेज है कि ब्रिंग बैक, मतलब उन्हें वापस लाना है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शुक्राना किया गुरु जी को कि इतना आप मेरे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्राना। और वाकई गुरु जी ने जो बोला ब्रिंग बैक, और वो ब्रिंग बैक ही हुए। 25 तारीख को गुरुजी ने वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया और उनको घर लेकर आए। और संगत जी आप बिलीव करिए, सिर्फ फिजियोथेरेपी हो रही है उनकी, और 95% 99% उनका हाथ ठीक है। मुंह भी बिल्कुल ठीक हो गया जो टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट, वो अब ठीक है। तो ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं वहां जब वेटिंग रूम में बैठी हुई थी तो कोई पापा का डॉपलर टेस्ट होना था, तो मैं उसके लिए डॉपलर के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। तो वहाँ रूम के बाहर भी एक डायलिसिस रूम बना हुआ था। वहां से एक लेडी व्हील चेयर पे आई, तो जो लड़का था वो उनको छोड़ के चला गया। उन्होंने चप्पल मांगी तो तब तक वो लड़का जा चुका था पीछे से। मैं वहीं खड़ी थी, मैंने कहा आंटी कौन सी चप्पल है? कह रही ये अंगूठे वाली चप्पल है। मैंने उठा के उनके पैरों में पहना दी और कह रही नहीं नहीं आप रहने दो। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी। मैंने चप्पल पहना दी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो वहां पर एक और लेडी, हॉस्पिटल की कोई लेडी थी जो काम करती थी, वो बैठी हुई थी। कह रही है जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कह रही आप गुरु जी को मानते हो ना? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही आपके गले में मैंने लॉकेट देखा था, आपने गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने कहा हाँ जी, मैंने वो पापा को दे दिया अभी पहनने के लिए। इतनी देर में जो व्हील चेयर पे आंटी थी वो कहती है मैं भी गुरु जी को मानती हूँ, जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी आप बार बार मुझे बता रहे हो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं जितनी बार उन्होंने मुझे बताया, चाहे वो मेरी फ्रेंड के थ्रू का मैसेज था या मेरे को संगत यहाँ मिली गुरु जी की, वो मैसेज था कि मैं आई एम देयर विद यू, यू आर नॉट अलोन। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी। और इसके बाद अगले दिन या उसके 2 दिन बाद मैं अपनी बहन के साथ नीचे कॉफी पीने गई। तो जो कॉफी पीने गई तो एक छोटे से उसने शॉप बनाई है बिल्कुल हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे सेंटर में। तो वो वहां गई तो चारों तरफ से उसकी शॉप बंद थी। मैंने कहा ये खुली कहाँ से है? तो एक तरफ से वो छोटी सी उसने विंडो खोल रखी थी और वहां से आपको जो सामान खरीदना है, बिस्किट वगैरह, कॉफी, चाय, आप ले सकते हो। मैंने जैसे ही उस विंडो से झांक के अंकल को देखा तो अंकल तो बाद में दिखे, पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख गया। और मैं बड़ी जोर से चिल्लाई खुश होके, मैंने कहा ओए गुरुजी है यहाँ पे भी, जय गुरुजी। तो शॉपकीपर भी बहुत जोर से हंसने लगा और मेरी सिस्टर भी हंसने लगी। मैं कहा देख, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं कहा देख अब तू मानगी ना कि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं हमेशा? कहती हाँ। शुक्राने गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने। आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सरेंडर मांगा, जो हमें देने में वही बड़ा कष्ट होता है। और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें गुरुजी को बहुत प्यारी है, सरेंडर एंड डिसिप्लिन। नो इफ नो बट्स, मंगो नहीं मन्नो। और ये सब चीजों पे चल के गुरुजी ने खुद ही बता दिया मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राने गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने, कोटि कोटि शुक्राने आपके गुरुजी। और इसके बाद
अभी का ये मेरा रीसेंट सत्संग है। आज 16 मई है, तो ये तकरीबन 27 या 28 के आसपास होगा, मे बी 29, मुझे डेट बहुत ज्यादा याद नहीं है, बट मई शुरू होने से 1-2 दिन पहले की बात है। मैं मॉर्निंग में उठी, उठ के ऐसी जनरली मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी, और बैठते ही बस मेरे को दिमाग में आया कि दुख भंजनी साहिब का सामूहिक पाठ करना। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा दुख भंजनी साहिब का पाठ तो यूजुअली मैंने नहीं सुना है कि पाठ होता है सामूहिक। सुखमनी साहिब, श्री सुखमनी साहिब का पाठ सुना है, जपजी साहिब का सुना है, दुख भंजनी साहिब का मैंने कभी सुना नहीं। मैं कहा अच्छा गुरु जी ऐसा करेंगे ना, जपजी साहिब का कर लेंगे। ये अपने मन में ही मेरी बातचीत गुरु जी के साथ चल रही है, मेरा किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं। और उसके बाद मेरे घर कुछ रिलेटिव्स आ गए और मैं उनके साथ बिजी हो गई। दोपहर के वक्त मेरे फोन पे एक मैसेज पॉपअप होता है। मैंने वो मैसेज देखा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का ही मैसेज था। उसमें उसने एक मैटर लिखा हुआ था, जिसमें ये था कि गुरुजी साहिब ने पाठ ब्लेस किया है दुखभंजनी साहिब का, 1 मई से लेकर 31 मई तक। मैं शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये तो मैं अभी गुरुजी से बात कर रही थी, सुबह मैंने बात की, दोपहर के 1:30-2 बजे मुझे ये मैसेज आ रहा है। मैं शुक्राने गुरुजी, आप कितना साथ देते हो। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, और मेरे घर में एक कीर्तन दरबार गुरुजी ने ब्लेस किया, जो कि 1 मई से स्टार्ट हुआ है और 31 मई तक रहेगा। आगे गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी चिड़िया बख्श देंगे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राने। गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने 31 मई तक ब्लेस किया है, तो डेफिनेटली 31 मई तक तो होगा ही। बाकी आगे गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी की मर्जी। तो अब मॉर्निंग में हम लोग जपजी साहिब का पाठ करते हैं और दुख भंजनी साहिब जी का पाठ करते हैं। आप संगत से भी रिक्वेस्ट है, दुख भंजनी साहिब का पाठ करिए। ये पाठ करने से आपके जितने भी पर्सनल लाइफ, जितने भी आपके हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, रिश्ते जो भी है, फ्रेंड्स में जो भी कलेश या जो भी है, घर की परेशानी, वट एवर, ये सब दुख हर लेती है दुख भंजनी साहिब। और गुरु जी हमारे हैं ही दुख भंजन, दुखों को हरने वाले। शुक्राने गुरु जी, इतनी सेवा बख्शने के लिए शुक्राने। इस लायक समझा कि हम ये सेवा अपने लिए करें और आपके श्री चरणों में अर्पित करें। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी। मुझे सत्संग करने में, सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी आप मुझे माफ कीजिएगा, और सारी संगत से भी बहुत माफी अगर कुछ बोलने में, समझाने में कोई गलती हो गई हो। शुक्राने गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राने। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राने गुरु जी, अनंतम शुक्राने।